नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996 में कई ऐसी बातों का जिक्र किया जिससे उन सच्चाइयों पर से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है जिसे जानने को लोग बेकरार थे, जिसे लेकर हमेशा से जिज्ञासा बनी रही। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इस किताब के जरिए प्रणब दा ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिससे विवाद भी हो सकता है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन या फिर अपने वक्त के राजनीतिक हालात को जिस अंदाज में बयां किया वो खुद में बहुत कुछ कह देने वाली बात है। माना यह भी जा रहा है कि इससे एक नई बहस की शुरुआत भी हो सकती है। इसी पर हम न्यूज लाइन में विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 के जरिए उन यादों को ताज़ा किया है जो भारत की राजनीति को नए बहस के दहाने पर ला सकती है। उन्होंने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाने के राजीव गांधी के फैसले को गलत बताने से लेकर शाहबानो मामले में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगाया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी इस किताब में भारतीय राजनीति से जुड़े कई पन्नों को अपने नजरिए के साथ सामने रखा है। उनके इन्हीं संस्मरण की 6 खास बातों पर यूं भी समझा जा सकता है। पहली अहम बात, बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक पूर्ण विश्वासघाती कदम था। एक धार्मिक ढांचे का विध्वंस निरर्थक था और ये पूरी तरह से राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए था। इससे भारत और विदेशों में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को गहरा धक्का लगा। इसने एक सहिष्णु और बहुलतावादी देश के तौर पर भारत की छवि को नष्ट कर दिया। दूसरी अहम बात, शाहबानो मामले में लिए गए फैसले से राजीव गांधी की एक आधुनिक व्यक्ति के तौर पर उनकी छवि धूमिल की। शाहबानो और मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक पर राजीव के कदमों की आलोचना हुई और इससे एक आधुनिक व्यक्ति के तौर पर उनकी छवि धूमिल हुई। तीसरी अहम बात, वीपी सिंह सरकार का सरकारी नौकरियों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के फैसले की वजह से सिंह एक मसीहा के तौर पर उभरे। इस कदम ने सामाजिक अन्याय को कम किया, लेकिन इसने देश को बांट दिया और उसका ध्रुवीकरण कर दिया। चौथी अहम बात, साल 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों की सफाई के लिए चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे के हालात को इंदिरा गांधी बखूबी समझती थी और उनकी सोच बहुत साफ थी। अब कोई और विकल्प नहीं रह गया है। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनकी जान जोखिम में है। इसके बाद भी उन्होंने काफी सोच समझकर देश हित में आगे बढ़ने का फैसला किया। पांचवी अहम बात, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लंबे वक्त से चली आ रही इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। प्रणब ने इन अटकलों को गलत और द्वेषपूर्ण करार दिया। प्रणब के मुताबिक राजीव गांधी कैबिनेट से हटाए जाने पर वो स्तंभ और अचंभित रह गए थे। छठी अहम बात, इस सवाल पर कि राजीव गांधी ने उन्हें कैबिनेट से क्यों हटाया और पार्टी से क्यों निकाला, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि उन्होंने गलतियां की और मैंने भी की। वो दूसरों की बातों में आ जाते थे और मेरे खिलाफ उनकी चुगलियां सुनते थे। मैंने अपने धैर्य पर अपनी हताशा को हावी हो जाने दिया। दरअसल प्रणब को अप्रैल 1986 में कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस यानी RSC नाम की पार्टी बनाई थी। वो 1988 में फिर कांग्रेस में लौट आए थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब कई अनसुलझे पहलुओं से पर्दा उठाती नजर आ रही है, लेकिन अहम सवाल भी अपने पीछे छोड़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो राष्ट्रपति की एक किताब जिसे लेकर अब चर्चा हो रही है, इस किताब के जरिए कई खुलासे हुए, लेकिन इन खुलासों के साथ एक नई जो बातचीत है, एक जो नई बहस है, उसकी शुरुआत भी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। क्या नजरिया, क्या दृष्टिकोण है देश के बुद्धिजीवी वर्ग का, इस पर ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनल में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान किदवई साहब, प्रोफेसर हैं, JNU के हमारे साथ हैं। किदवई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सलीम किदवई, माफ कीजिएगा, सलीम साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। असगर खान साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी खान साहब। इलियास मलिक जी हमारे साथ हैं,
मजलिस मुशावरत में एक्स जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और काफी बारीकी से इन मसलों को देखते भी हैं और काफी मदद भी आज हमारी इस मुद्दे को समझने में करेंगे। मलिक साहब, आपका भी स्वागत। मिथिलेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं, जेडीयू नेता के, आपका भी स्वागत। और बम महराज नौहटिया जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप पेशे से लेखक हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि एक लेखक का मन क्या होता है, हृदय क्या होता है जब वो इस तरीके के खुलासे करता है। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे ही मेरा ये सवाल है, हाल में ये जो बुक आई है और इसको लेकर जो खुलासे हुए, इस पर आपका क्या नजरिया? मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम किताब है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ऑफ प्रणब मुखर्जी की डायरी के बेस के ऊपर लिखी गई है जी। और प्रणब मुखर्जी ने एक बहुत लंबी इनिंग खेली है सियासत के मैदान में और वो गवर्नमेंट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं। तो ये जो इस पीरियड से डील करता है 80 से 96 तक, इसमें बहुत से अहम वाक़यात हुए और उसके बारे में बहुत सी बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में रहने वाला आदमी कहता है तो उसकी अपनी अहमियत होती है, वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री होती है, जिसमें आगे जाकर लोगों को उससे मदद मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ जैसे बाबरी मस्जिद का इश्यूज पे बहुत अहम है, जिसके बारे में उन्होंने जो इज़हार ख्याल किया है जी। तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने जो हमारी ये इंडिया की कॉन्शियंस है, जो हमारी स्पिरिट है, उसको रिप्रेजेंट किया है और बहुत साफ अल्फाज में ये कहा है कि ये बहुत बड़ी गलती थी उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव की, ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी थी कि वो उन्होंने हिंदुस्तान की इतनी पुरानी तारीख को इग्नोर किया और वो सब कुछ हो जाने दिया, जिसकी वजह से इंडिया की जो लिबरल और प्लुरलिस्टिक इमेज थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा और मुसलमान न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि मुसलमान बाहर भी इससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और उसके अलावा इंटरनेशनल इमेज भी ख़राब हुई। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें जो लिखी गई हैं वो उनकी अब बहुत अहमियत है और हमको उसी पर्सपेक्टिव में उनकी इस किताब को देखना चाहिए। जी इलियास मलिक साहब, आपका क्या नजरिया इस पर? आपको लगता है जैसा कह रहे हैं प्रोफेसर साहब वो बातें सही हैं? देखिए, ऐसा है कि ये किताब जो है ये एक तरह का दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये तो ये बात है कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिखा है और दूसरी बात ये है कि एक ऐसे शख्स ने जिसने अपनी ज़िंदगी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में लगा दी जी। और एक लंबा अरसा गुजारा है उन्होंने और हर दौर को देखा है, हर पीरियड को देखा है जी। इसको मैं ये समझता हूँ कि इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि किसी पे कोई क्रिटिसिज्म या तनकीद है, एलिगेशन है, बल्कि इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि ये एक किताब ऐसी है जो उसको हम ये समझते हैं। देखिए, हिस्ट्री जो है उसको बदला नहीं जा सकता, जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री रहेगी, चाहे वो बाबरी मस्जिद का वाक़या हो, चाहे वो शाह बानो का वाक़या हो या और जो भी अभी आपने बताया मंडल कमीशन का और दूसरी सारी चीजें, वो हिस्ट्री हैं, हिस्ट्री को बदला नहीं जा सकता। तो जो भी बातें मैं ये समझता हूँ कि निकल के आई हैं वो बहरहाल ये तो ही है कि हकीकत है और इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये है कि उससे अब हमको सबक लेने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि उन चीज़ों पे गौर किया जाए कि गलतियां कहाँ हुई हैं और उन गलतियों को आगे कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए, इस किताब से जो एक चीज़, एक रोशनी मिल रही है वो ये भी मिल रही है कि जो कुछ हुआ वो तो हो चुका जी। लेकिन जो हुआ है उसमें अब कैसे बेहतरी लाई जा सकती है और कौन सा वो तरीका अपनाया जा सकता है जिससे कि आने वाले दिनों में वो जो गलतियां हो गई या कमियां रह गई या कोई ऐसी बात हुई है उसको कैसे सुधारा जाए। तो उन सारी चीज़ों पे भी गौर करने की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ ये किताब एक ऐसे वक्त में आई है जबकि आज ज़रूरत इस बात की है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें मुल्क में बहुत सारी बहस चल रही है। अभी पिछले दिनों टॉलरेंस, इनटॉलरेंस और इस तरह की बहुत सारी बहस चल रही थी और अब भी चल रही हैं। ऐसी सूरत में इस किताब का आना, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस पे इन सारी चीज़ों पर जिसकी निशानदेही जिस तरफ
इशारा हुआ है उसको गौर किया जाए, उसको थारो स्टडी किया जाए और जो भी कहीं कमियां रही हैं उसको सुधार के आगे चला जाए और मुल्क को एक ऐसी सिमत में, एक ऐसे डायरेक्शन में ले चला जाए जिससे तरक्की करे और भाईचारा रहे। लेने की जरूरत है। मिथिलेश प्रसाद जी, आप जेडीयू से कहें, बतौर एक राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप इस बुक को, इसकी टाइमिंग को और जो एक्सपीरियंस उन्होंने अब इस स्टेज पर आकर साझा किए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो इतिहास के जो पन्ने को दोहराया गया है, लिखा गया है, ये बड़ा ही मतलब एक कहा जाए कि ऐसे समय में आया है कि उसे पुनरावृत्ति न हो, यानी दोहराया न जाए ऐसे समय में, और एक वातावरण इस टाइप का बने, एक माहौल बने कि हम सब एक मिल करके जो भी पहले गलतियां हुई है उस गलतियां को हम दोहराएं नहीं और उससे सुधार करके आगे बढ़ें। एक तरह से एक इन्होंने गाइडलाइन की तरह हम लोगों को संबोधित। ये गाइडलाइन किसके लिए एक है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ज्यादा जिक्र किया है। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने अनुभव जो रखे 1980 से 96 के दौरान वो साझा किए। कांग्रेस, इंदिरा गांधी की बात की, संजय गांधी की बात की, राजीव गांधी की बात की, सभी लोग जितने भी लोगों के लिए वो बात किए हैं जी, ये बड़ा ही मतलब एक अनुभव, अपनी जो पूरी लाइफ की जो अनुभव है उसे बखान करने का काम इन्होंने किया है। और हम समझते हैं कि यह ऐसे समय में आया है, इस पुस्तक को एक मतलब एक हम लोग उस पर समीक्षा अगर करें तो पूरे जो बैक के हिस्ट्री है उस पर पूरे मंथन करके इन्होंने ये लिखने का काम किया है। और समाज में जो हमें जो कमियां हैं उस कमियां को दूर करने की जरूरत है। आज अगर हम उन कवियों को अगर हम हिस्ट्री के माध्यम से और हम दोहराएं, फिर आगे जैसे जैसे सरकार बन रही है और जो आज वातावरण बनते जा रहा है जी, तो उस वातावरण को आज हम जो है उसे रोकें और जो पीछे हुआ उससे अनुभव लें। तो आज इनका लिखने का अभिप्राय ये भी है। और खास करके देश के राष्ट्रपति, भाई एक अहम पोस्ट है और वैसे जगह पर बैठ करके और उन्होंने जो गाइडलाइन दिया है ये बड़ा ही देश के लिए, समाज के लिए। यही जानना चाह रही हूँ, ये गाइडलाइन सिर्फ कांग्रेस के लिए है ना? नहीं, कांग्रेस केवल कांग्रेस ही केवल नहीं, कांग्रेस में जो गलतियां हुई है जी जी, कांग्रेस, दूसरे राजनीतिक दल भी सीखें। हाँ, उससे शिक्षा लें, देखें कि ऐसी दोहराया न जाए, पुनरावृत्ति न हो। जी जी जी। इस बीच हमारे साथ असगर खान साहब भी हैं। आप पेशे से वकील भी हैं और कानूनी मसलों को काफी समझते भी हैं और राजनीति में भी अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं। असगर खान साहब, आपके हिसाब से बुक की जो टाइमिंग है, जो खुलासे है, आपको लगता है बिल्कुल सही तरीके से उन्हें एक्सप्लेन किया गया? और जो भी चीजें हैं, आपका अपना निजी इस पर क्या नजरिया? देखिए, एक तो ये किताब अपने आप में किताब नहीं बल्कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान की उसमें नज़रियात हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, अपना एक्सपीरियंस का उन्होंने निचोड़ इसमें शामिल किया है। और जो उन्हें लगा, जैसा लगा, जैसा दिखाई दिया, ये एक इत्तेफाक था कि वो पीरियड 80 से 96 तक का, उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने आपने अभी दोहराया भी, चाहे मंडल कमीशन हो, इस मुल्क की बदनसीबी है कि बाबरी मस्जिद का वाक़या भी हुआ उस वक्त जी। शायद सन 47 के वक्त को छोड़कर सबसे ज़्यादा वाक़यात उसी वक्त में नज़र आए जो सियासी उथल पुथल रही, मुल्क के हालात बदलते रहे बहुत तेज़ी और गर्मी के साथ, कभी इधर कभी उधर। तो उसका तमाम एक्सपीरियंस जो इस किताब में शामिल किया और आपने अपनी सारी कोशिश और जद्दोजहद जो इसमें जिसकी रोशनी डाली है, तो वो किसी, खैर मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस का उसमें ज़्यादा जिक्र है, लेकिन ये कि सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए वो एक डायरेक्शन है, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है और एक सबक है हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान के लिए कि जो गलतियां हुई, ठीक है, किसी से भी हुई, उन्होंने, ये तो उनका बड़कपन है कि उन्होंने साफ गोई से अपने आप को इस्तेमाल किया, अपना कलम बिल्कुल सच्चाई की तरफ चलाया उसमें। अगर वो उनके करीबी भी थे जब और ना थे जब, अगर किसी की गलती थी तो उन्होंने बयान कर दी उसमें कि भाई इन्होंने ये ताला खोला, इनसे ये गलती हुई, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। और अगर उसको हम गहराई से देखें तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही नज़र आती हैं और उनका बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस इसमें नज़र आता है कि हाँ, उन्होंने सही कहा। क्यों? क्योंकि जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो हमें नज़र आए, वो हो चुके हैं हमारी नज़र के सामने,
तो उन बातों को जहां तक अभी बात हो रही थी कि साहब दोहराया जाए नहीं दोहराया जाए, ऐसी चीजों को दोहराने की बात नहीं है, बल्कि इन चीजों से सबक लेने की बात है। जी, इस मुल्क की और इस मुल्क में रहने वाले लोगों की हिफाजत की बात है। उनकी जो मान मर्यादा पे उस वक्त निशाने लगे, जो उनकी इज्जत आबरू पे दाग लगाए गए, और तमाम, जैसे अभी आपने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि नहीं बल्कि आलमी सतह पर तमाम मुल्क की छवि खराब हुई और लोगों ने एक तमाशे की शक्ल में उसको देखा जी। तो वो सब चीज़ जो उन्होंने उसमें दिया है, वन बाई वन एक एक चीज़ का खुलासा किया है, तो वो हमारे लिए एक सबक है। उनका एक्सपीरियंस, यूँ तो हर बड़े का, अगर कोई भी बड़ा किसी बात को कहता है अपने छोटों के सामने या अपने बराबर वाले के सामने, तो वो अपने तजुर्बे के बेस पर कहता है। तो उनका जो तजुर्बा रहा ज़िंदगी का, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको शामिल करते हुए उन्होंने किताब में उन चीज़ों का सारा निचोड़ रखा, और उसको मेरी नज़र में वो किताब नहीं बल्कि एक डायरेक्शन है। किसी एक खित्ते के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, मुल्क की किसी ख़ास सियासी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क में रहने वाले हर इंसान के लिए एक डायरेक्शन है। बिल्कुल, तो आपको लगता है ये एक डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में आगे चलने की ज़रूरत है। फिलहाल हमारे साथ महराज नौहटिया जी भी हैं, आप लेखक हैं। महराज जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि एक लेखक का हृदय कैसा होता है जब वो ऐसी चीज़ों को लिखता है, खासकर वो शख्स जो इन सब चीज़ों से गुजरा हो, उसकी आप बीती हो। क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स जिनका उन्होंने जिक्र किया, ये काफ़ी पहले के हैं। उस वक्त उनके पास एक्शन लेने की पावर थी नहीं थी, क्या हुआ, क्या सिचुएशंस रखी, वो एक अलग मसला है। लेकिन आपको लगता है बहुत से, जैसे इस बुक में उन्होंने एक जगह पर कहा कि मुझे कहीं भी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं पीएम बनूं। हालांकि इस बीच बहुत सी चर्चाएं हुई, कहा गया कि जब राजीव गांधी सत्ता में आए, कैबिनेट से उन्हें बाहर निकाला गया, प्रणब मुखर्जी साहब को अलग से उन्होंने पार्टी फॉर्म कर ली, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा ये थी कि पीएम मैं बनूं, और नहीं बना तो उसके विरोध स्वरूप फिर काफी चीजें हुई। तो एक लेखक के हृदय को इस किताब से जोड़कर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं वो प्रणब बाबू जी महामहिम हैं, देश के राष्ट्रपति हैं जी, और ये पद की गरिमा है, उनका सम्मान करना चाहूँगा। रह गया लेखक के हृदय की बात, लेखक का हृदय तो एकदम पारदर्शी होता है, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है। जहाँ तक किताब की बात है, किताब को लिखता है तो एज ए राइटर, वो राइटर की उसकी पदवी ऑटोमेटिक जुड़ जाती है जी। तो जहाँ तक प्रणब बाबू जी ने अपने किताब में दर्शाया है, जो पूरा किताब पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जो बातें मीडिया के माध्यम से, आप लोग माध्यम से छन के आती है, उसमें मैं जो देखता हूँ तो सबसे पहले प्रणब बाबू के ऊपर मैं क्वेश्चन करता हूँ। राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, उनके पद पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के नाते, एक लेखक के नाते, टर्बो ईयर्स ये लिखे हैं, इसके राइटर के नाते हम प्रणब बाबू के ऊपर में क्वेश्चन खड़ा करते हैं। जब आप पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के, सभी हमारे बंधु ने बोला है जो बहुत अनुभवी लीडर रहे हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन मैं उनकी देशभक्ति के ऊपर क्वेश्चन उठाता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कांग्रेस भक्ति की है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्वामी भक्ति की है। मनमोहन जी की सरकार गिर रहा था, उन्होंने बड़ी सातुराई से मुलायम को पटाया, मायावती को पटाया, इस सबको पटा के, चाहे परमाणु करार मुद्दे पर मनमोहन सिंह ने कह दिया था हम इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो पास करो, इन्होंने एडी चोटी जोड़ लगा के उसको पास कराया। आप अगर इस प्रकार की बात कर सकते थे और आप ये जान रहे बाबरी मस्जिद गिरा रहा है, गलत काम हो रहा है, तो उस वक्त आप कह सकते थे, मनमोहन जैसे स्टेप ले सकते थे, भाई अगर तुम गिराओगे या रोकोगे नहीं तो हम इसने रहेंगे, तुम्हारी पार्टी भागते हैं, हम इस्तीफा देते जाते हैं। आप साहबानों मीटर में यही करते, भाई हम नहीं रहेंगे। इसके बाद आप ये जो कहते हैं राम मंदिर मुद्दे क्या आप अगला सवाल था जी, उन्होंने कहा कि जन्मभूमि में जो ताला खुलवाया वो बड़ा गलत था। बात है, उस वक्त आप ऑलरेडी सत्ता में शामिल थे, और जब मंत्रिमंडल में आप शामिल थे तो कोई भी क्वेश्चन एक व्यक्ति का नहीं होता, वो मंत्रिमंडल का होता है, वो डिसीजन एक व्यक्ति का नहीं। तो आप अकेले राजीव गांधी को दोष नहीं दे सकते, अकेले नरसिम्हा राव को दोष नहीं दे सकते। रह गया बाबरी मस्जिद प्रकरण, मैडम सबसे पहले मैं इस देश के लिए मुझे रोना आता है, जो आज तक मैं दावा के साथ कहता हूं इस चैनल के माध्यम से, जो हमारे देश को ये जो कांग्रेस जो कहते हैं ना, जो दे दी तूने आजादी, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ये इतनी बड़ी झूठ है, इतनी बड़ी झूठ है जिसका वर्णन नहीं कर सकती। जब हमारा बुनियाद ही बालू की भीत पर रहेगा तो हम महल कहां से करेंगे। अगर हमारे देश में, देखिए हम संविधान पर आते हैं एक मिनट के लिए, क्योंकि जब हम बैठे हैं तो देश की जनता को जानने का हक है जो हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान में प्रस्तावना में है, हम भारत के लोग
जब हम भारत के लोग हैं तो और भारत के लोग, फिर यहाँ जाति संप्रदाय कहाँ से आ जाता है? आप निजी जिंदगी में हिंदू रहिए, मुसलमान रहिए, सिख रहिए, कुछ भी जी, रहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो ये खुलासे अब कर सकते हैं तो तब वो भी सत्ता का हिस्सा थे, कोई एक्शन ले बिल्कुल सकते थे, बिल्कुल, कोई मैं आवाज कहता उठा हूँ सकते थे। प्रणब बाबूजी आज ये खुलासा कर रहे हैं जो उसने गलती की, ये अपना सामूहिक आरोप को एक व्यक्ति पर थोप कर एक गलत बयान किताब में दे रहे हैं और देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नेहरू जी ने, गांधी जी ने देश को आजादी की लड़ाई में दिग्भ्रमित किया और उन्होंने देश को बड़बड़ा करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पृष्ठभूमि। प्रोफेसर साहब, क्या नौहटिया जी की इस बात से आप मतलब सहमत होते हैं कि वाकई में ऐसी सिचुएशन अगर रखी है तो सिर्फ राजीव गांधी को ब्लेम करना, नरसिम्हा राव की सरकार को कोई भी गलतियां हुई है, कई लोगों को उन्होंने ब्लेम किया कई जगह पर। गलतियां कोई भी किया है तो पार्टी की अकेले की गलती नहीं थी, उसमें सभी मंत्रिमंडल की गलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, सुनिए, मैं आपके पास आऊंगी, एक बात और कर दूं इसी क्रम में। बात यह है जो प्रणब बाबूजी किताब लिखे एज ए राइटर, लेकिन उन्होंने अपनी उन गलतियों को जो इन्होंने खुद किया है सत्ता में रहते हुए, इनके शासनकाल में क्वात्रिजी विदेश भागा, इनके शासनकाल में रविंद्र नाम का कोई अमेरिका भाग गया गलती करके, इनके बाहर लीग काम में इन्होंने अपनी शासनकाल में 2000 करोड़ रुपया रिलायंस वाले को टैक्स में छूट दिया है, वित्त मंत्री जब थे। इन्होंने ये सब चीज किताब में क्यों नहीं रखा? अगर आप किताब लिखते हैं, पाकसाग होकर लिखते हैं, आप सारे चीज को दर्शाइए। आप अपनी किसी गलती को सामने नहीं रखे हैं, जो गलत किया उसको। ठीक है नौहटिया साहब, आपका पक्ष हमने सुना। फिलहाल प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कहना है कि कोई एक इंडिविजुअली हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो तो सही नहीं है। लेकिन उस एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसकी एक अपना रोल होता है, अपनी पावर्स होती हैं और वो दूसरे लोग उसके बराबरी नहीं कर सकते हैं। और जिस वक्त बाबरी मस्जिद का मैं बात करूं तो उस वक्त तो ये गवर्नमेंट में भी नहीं थे, ये प्लानिंग कमीशन में थे जी। तो ये कैबिनेट का पार्ट भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद जो किताब जो मैंने एक्सट्रैक्ट देखा है उसमें इन्होंने नरसिम्हा राव से बहुत साफ बात की है, काफी बहस भी हुई, बहुत बहस की है। और तो ये हिम्मत की बात थी जो आम लोगों में नहीं होती है, तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये बात इनकी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हाँ, आप सिंपली एक आदमी को कर दे रिस्पॉन्सिबल, वो सही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप ये कहें कि साहब जो भी है उस वक्त हुआ उसके लिए उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल उसके ऊपर जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से हम उनको ये नहीं करें जो राजीव गांधी पाक साहब हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं, बाबरी मस्जिद हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, इस मुद्दा को राजनीतिक रूप दिया गया है। जब बाबर ही हमारे देश का नहीं है, वो आक्रांता था। एक सच्चाई को स्वीकार करने में किसी को भी हमारे एक वंशावली कानून बना दे, और वंशावली आप मुस्लिम कौम से अभी है, लेकिन अगर आप अपनी वंशावली को ढूंढिए, आपका वंशावली कहीं न कहीं हिंदू ही होगा। उस वक्त वो अभी राम को भक्त पूजा कर रहा होगा। राजस्थान में मुसलमान बन गया, इस एंगल पे हमें नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है ये डाइवर्ट करने वाली बात है, ये इशू को डाइवर्ट करने वाली बात है। बाबरी मस्जिद, आप अगर ये कह रहे हैं कि बाबरी प्रकरण को प्रकरण बना दिया गया, असल में वो इतना बड़ा मसला नहीं था, ये आपका पक्ष राजनीतिक जीवन कर दिया गया है, राजनीतिक ये आपका पक्ष हो सकता है, लेकिन इसे दूसरी चीजों से आपको रिलेट नहीं करें। हिंदू मुसलमान को झगड़ा लड़ाते रहे, बांटते रहे, ये बाबरी मस्जिद ये प्रकरण है। प्रणब मुखर्जी की इस किताब में कई मसलों का जिक्र हुआ। संजय गांधी जी की तारीफ हुई, जिनको एक समय पर विलन बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। ऐसा उस वक्त की मीडिया जो है वो इसका जिक्र करती रही। कई जगह उनकी योजनाओं को, उनके 5 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर, उनके रवैये को लेकर बड़ी आलोचना हुई। लेकिन प्रणब मुखर्जी की इस किताब में इस बार संजय गांधी को जो पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, वो एक हीरो कैरेक्टर के रूप में किया गया। उनकी जमकर तारीफ हुई, बड़े अच्छे शब्दों में तारीफ हुई, उनके 5 सूत्रीय कार्यक्रम की तारीफ हुई। परिवार नियोजन का जो मसला जिसे लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति जाहिर की गई, उसकी तारीफ भी देश के राष्ट्रपति ने अपनी इस किताब में की है। वजह क्या कि इस टाइमिंग को सेलेक्ट करने का, अगर वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी की कई मसलों पर गलती थी, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट फेल थी, कई जगह पर उन्हें लगता है कि वो भी गलत साबित हुए हैं उनके अतीत में जहां भी ऐसे मसले आए, उसको लेकर और क्या हो सकता है और क्यों इस तरीके की बात उन्होंने इस तरीके से अपनी किताब के जरिए कही, इस पर बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, खासकर कि प्रोफेसर साहब क्या सोचते हैं, ये हम जानना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम बात कर रहे हैं प्रणब दा की डायरी की, जी हाँ, उनकी लिखी एक किताब की, जिसको लेकर अब एक नई बहस की, एक नई चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे पैनल में लगातार हमारे खास मेहमान बने हुए थे। हमारे साथ डॉक्टर सलीम किदवई साहब हैं, प्रोफेसर के JDU से, असगर खान साहब एडवोकेट हमारे साथ हैं, इलियास मलिक जी हमारे साथ हैं, मिथिलेश प्रसाद JDU से हमारे साथ हैं, और बम महराज नौहटिया भी हमारे साथ हैं। लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके से नौहटिया जी से बातचीत हुई, वो कहते हैं कि लगता नहीं है कि कुछ इसमें उनको लगता है कि शायद कुछ रणनीति है इसके पीछे, कोई स्वार्थ है, कोई फायदा है, वो इसे जेन्युइन नहीं पा रहे हैं। जबकि वो खुद लेखक है, उनको लगता है कि लेखक आमतौर पर पारदर्शिता से काम लेता है, लेकिन इस किताब के संदर्भ में वो इस बात को सटीक नहीं पाते। प्रोफेसर साहब, आप हमें बताएं जरा, आमतौर पर कोई भी व्यक्ति जो अपनी आपबीती या अपने अनुभव लिखता है, जाहिर तौर से अपने नजरिए से लिखता है, और नजरिए से लिख रहा है तो थोड़ा कहीं बायस भी हो सकता है। इस किताब के संदर्भ में भी आपको यही लगता है, या आपको लगता है कि नहीं, अतीत में जो हुआ वो जस का तस उन्होंने उसी तरीके से लिखा है? देखिए, हमको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि प्रणब मुखर्जी साहब बेसिकली पॉलिटिशियन हैं। जिंदगी उनकी सियासत में गुजरी है और सियासत उसी के बदौलत आज वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। जी जी। तो ऐसे आदमी से ये एक्सपेक्ट करना कि साहब वो एक कोई बहुत एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल बन के और बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से लिखेगा, इट्स टू मच। वो उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को देखा है, जिस तरीके से समझा है, वो उसी हिसाब से लिखेंगे। और मैंने भी बहुत सी बायोग्राफीज पढ़ी हैं दुनिया के लीडरों की और मुख्तलिफ लोगों की, तो उसमें अगर आप ये ढूंढेंगे कि साहब बिल्कुल ऐसी ऑटोबायोग्राफी कोई हो जिसके अंदर बिल्कुल सच लिखा गया हो, ये बहुत मुश्किल से मिलेगी आपको। जो भी ऑथर होगा, जो भी राइटर होगा, ये आइडियलिज्म की बातें हैं कि साहब ये, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव से लिखेगा, अपने एंगल से लिखेगा। तो मेरे ख्याल से इस बुक में प्रणब मुखर्जी ने अपने एंगल से लिखा है, और लेकिन जो बातें उन्होंने लिखी हैं, जो अब तक हम तक पहुंची हैं, मैंने पूरी किताब नहीं पढ़ी है, वो बड़ी हद तक फैक्ट्स के ऊपर बेस की भी लगती हैं। तो ये कहना है कि साहब ये बिल्कुल वो है, रिजेक्ट कर दीजिए आप इसको, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन प्रोफेसर साहब आपने ये बात कहा, जो प्रणब मुखर्जी मतलब पॉलिटिशियन हैं और कोई भी पाक साक नहीं लिख सकते। एक जगह आप बोल रहे हैं पाक साक करके नहीं लिख सकते हैं, दूसरी ओर कहते हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक बात बोलिए ना, एक जगह कैम रहिए, अगर गलत है तो गलत कहिए, अगर आप कुछ भी छिपाए तो वो आप सत्य नहीं रहा। एक खुदा, मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ छुपाया है, बिल्कुल छुपाया है, उन्होंने बिल्कुल साफ लिखा है। नहीं, नौहटिया जी, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नजरिए से लिखा, और कोई भी व्यक्ति जो अपनी किताब लिख रहा है वो अपना नजरिया लिखेगा, अपने दृष्टिकोण से लिखेगा। एक राजनीतिक अनुभव और पॉलिटिशियन, असगर खान साहब भी जी जी जी, अगर राइटर के नजरिए से लिखते, सुन लीजिए नौहटिया जी, सुन लीजिए किसी और को भी मौका जी इंसान का अपना एक नजरिया, और क्या जी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक लंबे अरसे तक सियासत में रहे जी, तो उनका एक सियासी नजरिया था। उनमें किन चीजों को हाईलाइट करना है, किन चीजों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, ये आप भी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ साहब जी, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हुआ। अगर अपने नजरिए से आप लिखते हैं तो चलिए, नौहटिया साहब, नौहटिया जी जो कह रहे हैं वो सीधे से ये कह रहे हैं कि फिर हम उसे पूरा सच नहीं मानते, ये इनका कहना है। आप अपने नजरिए से लिखते हैं, अपने फायदे में लिखते हैं, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे हुआ? जी, नकारात्मक हो गया ना। जी जी जी, वो सुन लीजिए नौहटिया जी, सुन लीजिए। हाँ हाँ, अगर आप उनको एक सियासी इंसान है जी, न सिर्फ सियासी बल्कि बहुत जिम्मेदार इंसान भी हैं जी, आज जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो हिंदुस्तान की सबसे जिम्मेदार कुर्सी है जी, लिहाजा ऐसे शख्स को वाकई सोचना चाहिए कि जो हम अगर वो बिल्कुल सच लिख दें, मान लीजिए कोई बात ऐसी उसमें सच लिख दें कि ऐसे ऐसे कत्ल आम हुआ और ये बिल्कुल गलत हुआ, ये उकसाने आप चलिए को कहेंगे कि लो जी इन्होंने तो उकसा दिया। लेकिन असगर खान साहब, ये उकसाने वाली या छवि को धूमिल करने वाली बात नहीं है। राजीव गांधी को लेकर कांग्रेस जी जो है वो उनके भक्त है, तो उनके सामने ये कह देना कि भाई वो इस मैटर पे गलत थे या ये फैसला उनका गलत था, वो चुगलियां सुनते थे। पहुंचा है इस किताब से देश की छवि को और नुकसान हो रहा हुआ है, क्योंकि जो मुर्दा गरे मुर्दा जो लोग भूल गया था, जो बात को लोग अतीत बना दिया। नहीं, सुन लीजिए नौहटिया जी, सुन लीजिए नौहटिया जी, सुन लीजिए। असगर साहब कुछ कह रहे हैं, असगर साहब कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। आपने अपना पक्ष रखा ना, आप उनको अपना पक्ष रखने दें। उसमें कुछ गलत लिखा है क्या? सुनिए, पहली बात सुन लीजिए जी, क्या उसमें कुछ ऐसा है जिसको आप आज यहाँ बैठ के गलत साबित कर सकते हैं? ये वाकया हुआ नहीं था, उन्होंने लिख दिया जी। कोई चीज ऐसी उसमें शामिल है जो झूठ नजर आ रही हो, तो अब उसमें अगर आपका कहना है कि उन्होंने अपनी खामियों को नहीं पेश किया जी, देखिए ये कोई
नहीं, बात ये खामियों को जब डायरी तो पूरा पारदर्शी होता है। डायरी तो एक जगह सुन जाते लीजिए हैं। ना नौहटिया जी, सुन लीजिए उनके पक्ष को, सुन लीजिए आप फिर कहिएगा। हाँ, अगर आप भी अपनी बायोग्राफी लिखेंगे तो बहुत सारी खामियों को छोड़ देंगे। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ जाएंगे, नहीं छोड़ नहीं छोड़, शायद मुझे लगता है असगर खान साहब यहाँ पर ठीक है कि आप भी कुछ लिखेंगे तो उसमें एक अपना एंगल जरूर ऐड होता है। अगर हम छोड़ेंगे तो हम सही नहीं हुए, वो भी नकारात्मक हो गया। नहीं, अपना विश्लेषण नौहटिया जी आप कैसे करेंगे, आप पर ही है ना। हाँ, हाँ। सही वो है तो सही डायरेक्शन दे, बात सही कहे, लेकिन ये कि उसमें सही डायरेक्शन में हो जी असगर साहब, इलियास मलिक जी आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ जी। ऐसे भी होते हैं जी। जहाँ झूठ तक का भी जायज है। अगर कोई दो लोग मान लीजिए किसी ऐसी बात से आपको पता है कि दो लोग आपस में लड़ जाएंगे, अगर मैंने बहुत सच कह दिया तो उस जगह पे अगर आप मामूली सा झूठ बोल दें तो वो भी शायद जाएगी। इलियास जी, चीजों का एक जिम्मेदार इंसान को ये किताब, ये वाकया है 80-86 का जी, जिन्होंने लिखा है 1980 टू 1986 और 96 और आज टाइम है हमारा 2016। मेन चीज है ये 1992 के बीच में जो घटनाएं हुई और 1980 के बाद से जो घटनाएं हुई, उस घटना को हिंदुस्तान की जनता तकरीबन अतीत बना के भुला चुकी है, उससे हम उबर चुके हैं। और ये किताब आके उसको एक नए सिरे से फिर से जन्म दे दिया है। ये गरे मुर्दे को उखाड़ के आप देश को क्या भला किया, आप देश को और दोबारा उस गरे मुर्दे पर ले जा रहे हैं। वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री नौहटिया जी अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो फिर उन्हें तो किताब लिखने का या अतीत का अधिकार नहीं है। सत्यम बुरात हमारे धर्म में दिया हुआ है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, नौ बुर्यात सत्यम अप्रियम, मतलब सत्य बोलो प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य, अगर कोई सत्य अप्रिय हो उसको मत बोलो। हिस्ट्री को बैन कर दीजिए। जिस चीज लेकिन ये कहाँ मुमकिन है, ये कहाँ मुमकिन है? नौहटिया जी आप कैसी आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। हिस्ट्री डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए भाई। हिस्ट्री का आप कौन हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हमारे को? अब हमारी एक भी क्रांतिकारी हिस्ट्री है हमारे पास में? हमारी हिस्ट्री तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? हमारे नहीं, प्रोफेसर साहब जेएनयू में पढ़ाते हैं और बेहतर जानते हैं। मैं खुद हिस्ट्री की स्टूडेंट हूं नौहटिया जी, मैं खुद हिस्ट्री की स्टूडेंट हूं, मैं डीयू में पढ़ी हूं। मुझे आप बताइए कौन सही नहीं पढ़ा रहा है, सब सही पढ़ा रहे हैं। ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया है। अगर हिंदुस्तान की सरजमी पर इन्वेडर्स जो आए वो इस्लाम के फॉलोअर्स थे तो हिस्ट्री में वो बताना पड़ेगा आपको, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान की सरजमी पर जो इतिहास को छेड़छाड़ किया गया है हमारे सत्ताधारी, कौन कह रहा है? पूरी आपको यही तो कह रहा हूं, हमारे इतिहास में औरंगजेब छोड़ी ये जो है ना गुरु गोविंद सिंह जी, उनको आतंकवाद दिखाए हैं। ये हमारे जेएनयू में, मुझे इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। ये पेपर में 10 साल पहले पेपर में आना और पढ़ाया जाना दोनों में फर्क है। किताब में पकड़ा गया, किताब में नहीं। नौहटिया जी एक सेकंड। प्रोफेसर साहब जेएनयू में पढ़ाते हैं, जेएनयू देश की बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं से अच्छी पढ़ाई करके आए हैं। कहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं जिक्र है। मेरा ख्याल है आप लोग टॉपिक से बहक रहे हैं। आज का टॉपिक जो है हिस्ट्री नहीं है, आज का टॉपिक इतिहास नहीं। हम नहीं चाहते। नहीं देखिए ऐसा है सारी बहस बेकार हो जाएगी। नौहटिया जी जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से फिर किसी शख्स को कुछ लिखने का नहीं, मेरा ख्याल है ये बहस बेकार हो रही है, ये बहस बेकार हो रही है, ये बहस से नौहटिया जी नहीं। इलियास मलिक जी मेरा आपसे अगले सवाल के जो कहा प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी जो किताब लिखी उसमें उन्होंने राजीव गांधी को लेकर जिक्र किया, आपको लगता है कांग्रेस को इससे कुछ फायदा होगा नहीं या नुकसान होगा? उससे पहले नौहटिया जी से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सब्र के साथ सुने भी, हमने बहुत सुन लिया नौहटिया जी को, अब जरा औरों को भी सुन ले। देखिए ऐसा है, ये जो किताब है इसको अगर आप इस नजरिए से देखेंगी तो जितनी भी किताब है सब पे आप सवाल उठा देंगे। जी। इसलिए कि एक शख्स ने जो उसके एक्सपीरियंस है वो लिखा है और हिस्ट्री बयान की है जो हुआ है जी। अब सवाल इस बात का है कि हर आदमी को एक ही चीज देखने का अलग अलग नजरिया होता है जी। कोई गिलास को इस नजरिए से देखता है कि आधा भरा हुआ है, कोई इस नजरिए से देखता है कि आधा खाली है। बात दोनों सही है। यहां पर जो बात है वो ये है कि अगर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है तो मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि इसको निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, इसलिए कि निगेटिव आप सोचेंगे तो वो तो हर चीज में निगेटिविटी रहती है। आप मुझे कुछ चीजें बताइएगा, आप मुझे बताएं कि किसी भी बायोग्राफी को, ऑटोबायोग्राफी को या किसी पुस्तक को लिखने का कोई उद्देश्य होता है?
आप मानते होंगे इस बात को? बिल्कुल होता उद्देश्य है, के कोई हर काम नहीं होती, का कोई काम नहीं होता। हर काम का उद्देश्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा ये वाली जो किताब है द टर्बुलेंस ईयर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रपति ने लिखी है, प्रणब मुखर्जी जी ने लिखी है, उन्होंने इस किताब को लिखा है, इसके पीछे उद्देश्य होगा। अब उद्देश्य है क्या? क्योंकि किताब में जो ज्यादातर जिक्र हुआ है, जिस टाइम स्पान की हम बात करें 1980 टू 1996, इसके कई एंगल निकल के आते हैं। कांग्रेस की कई कमियां, उस समय जिनके हाथ में कमान थी उनकी कई खामियां, संजय गांधी जो उस समय एक अलग तरीके के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे, उनको पाक साफ घोषित किया, अपने कई निजी और व्यक्तिगत अनुभव उन्होंने घोषित किए। कई बार जो लीडर्स हैं उनका यह भी मानना है कि इस किताब में या तो वो अपनी सफाई दे रहे थे, या वो कांग्रेस को या देश को ये बता रहे हैं कि देखिए ये गलत हुआ, लेकिन ये मैंने नहीं किया, ये इन लोगों ने किया। मतलब इस किताब का मकसद क्या है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अगर वो अपने अनुभवों को साझा करना चाहते थे तो इससे किसी का फायदा होना चाहिए, किसका फायदा होगा, आप ये भी मुझे बताएं। नहीं, ये देखिए ऐसा है कि जो पीरियड वो बता रहे हैं उस पीरियड में मैक्सिमम कांग्रेस की हुकूमत रही। जी जी जी। बीच का पीरियड अगर आप थोड़ा सा छोड़ दें, जिसमें जनता दल आई थी, और उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, वीपी सिंह साहब का मंडल कमीशन का भी जिक्र किया है। जी, जी। तो उस पूरे पीरियड में ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस का जिक्र, भाई जब उसी पीरियड की हुकूमत थी तो नेचुरली वो उसी की बात करेंगे। अच्छा, ये कहना कि उद्देश्य, देखिए जो उम्र है उनकी, वो इस उम्र में अगर ये सोचते हैं, देखिए उद्देश्य तो वही जानते हैं, लेकिन हम लोग अगर यहाँ बैठ के बहस कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि अगर वो ये सोचते हैं कि भाई इस उम्र में मैं हूं और मैं अपनी जिंदगी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर दूं और लोगों को बता दूं और लोगों तक ये बातें पहुंचा दूं, तो इसमें क्या बुराई है? मैं तो ये समझता हूं बहुत अच्छी बात है, इसको वेलकम किया जाना चाहिए, न कि हम इसको निगेटिव देखें। हर चीज हम इसकी नेगेटिविटी में जाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि उस किताब को, देखिए अभी तो मैंने भी पढ़ा नहीं है, उस किताब को पढ़ना चाहिए, उसमें जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको लेना चाहिए। ये कहना, जैसे अभी नौहटिया जी ने कहा, देखिए नौहटिया जी का अपना नजरिया हो सकता है, अपनी सोच होती है, हर आदमी आजाद है, हर आदमी को अपने सोचने का अंदाज बिल्कुल उसको उसका हक है। लेकिन इसमें ये कहना कि साहब पुरानी बातों को, नेचुरली जब भी आप कभी कोई बात लिखेंगे तो वो बात पुरानी ही होगी। भविष्य के बारे में कौन लिखेगा? भविष्य के बारे में कोई नहीं लिख सकता। जो भी लिखेगा वो पास्ट के बारे में लिखेगा। फिर वो अगर कोई एक्सपीरियंस जो उन्होंने महसूस किया है, बहुत से लोग, मैं भी कभी सोचता हूं कुछ लिखूं, नहीं मौका मिलता, हो सकता है किसी कोई वो पहले से सोच रहे हो, आज उन्हें मौका मिला लिखने का, तो इस पर सवाल उठाना कि आपने क्यों लिखा, मैं इसको नहीं मानता। मेरी अपनी राय यह है कि जब भी कोई आदमी लिख रहा है, एक मिनट नौहटिया जी थोड़ा सुन ली, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब भी कोई आदमी कुछ लिख रहा है उसको वेलकम किया जाना चाहिए, और हर आदमी का अपना नजरिया है। देखिए मैं आपको बताऊं, यहां जो जो बातें बहस हुई, जैसे शाहबानों का जिक्र आया, जैसे बाबरी मस्जिद का जिक्र आया, दूसरी सारी चीजों का जिक्र आया, भाई बाबरी मस्जिद को कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, कुछ लोग उसको ढांचा कहते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये राम जन्मभूमि है। तो तीन नजरिए हो गए ना, तीन सोच हो गई, आप किसको गलत कहेंगी? भाई जो लोग जो कह रहे हैं वो अपनी तरह अपने हिसाब से सही कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद थी वहां, इसलिए बाबरी मस्जिद कही जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर उन्होंने कोई बात कही है, अगर उन्होंने कोई, शाहबानो का केस है, देखिए शाहबानो का केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस था, उसको कोई कुछ भी सोच सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो जो एक डिसीजन था वो उन्होंने, राजीव गांधी ने उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जाहिर सी बात है बहुत सोच समझकर अपनी कैबिनेट से बात करके ये फैसला लिया होगा। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में ला करके अमेंडमेंट करना ये इतना आसान काम नहीं है, और ये डिसीजन जो है वो लेना ये इतना आसान काम नहीं है। ये बात जो है वो ऐसे नहीं हो गई होगी, यकीनन इस पे बहुत मीटिंग्स हुई होंगी, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, और उन्होंने उस चीज को, जहां तक मुझे मालूम है, उन्होंने तमाम कागजात मंगवाए थे और उसको समझा था कि ये चीज है क्या। तो किसी चीज को आज बैठ करके हम 20 साल 30 साल के बाद सवालिया निशान लगा दें, ये नहीं होना चाहिए। जो आदमी उस वक्त मौजूद था वो ज्यादा बेहतर जानता है, वो ज्यादा बेहतर लिख सकता है, वो ज्यादा बेहतर शेयर कर सकता है। तो आज हमारा मानना यह है कि अगर कोई चीज आई है तो उसे हमें वेलकम करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, और उससे जो बेहतर चीज निकल सकती हो, जो देश के हित में हो, जो देश में रहने वाले लोगों के हित में हो, उसको अमल में लाना चाहिए। अच्छा, अब सवाल इस बात का है, अभी बात कॉन्स्टिट्यूशन की भी आई, भाई सवाल इस बात का है कि अगर कोई चीज कोई कर रहा है, वो जाहिर सी बात है जिस पोस्ट पर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मैं नहीं समझता
कि वो उस पोस्ट पर होते हुए, आप चाहे लाख कहें कि इंडिविजुअली, लेकिन उस पोस्ट पर होते हुए उन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सोच समझ कर लिखा है, बहुत सोच समझ कर लिखा होगा। हमें ये अख्तियार नहीं है। वैसे तो हर आदमी किसी पे कोई सवाल उठा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले उस किताब को पूरा स्टडी किया जाना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके बाद इस पे बहस होगी। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वो बहुत सुप्रीम पोस्ट पर है, सर्वोच्च पोस्ट पर है, उन्होंने जो कुछ लिखी है सोच समझ से लिखी है। उसी बात पर मैं आना चाहता हूँ। हमारे धर्म में, कुरान में लिखा हुआ है महाजनो जीन गता स्व पांता, मतलब बड़े लोग, बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग, ये सब जो जिस रास्ते पर जानते हैं वो औरों को ये रास्ता बन जाता है। तो इसलिए जो प्रणब बाबू ने किताब लिखे हैं, उस किताब में अगर कोई भी किंतु परंतु लिख के अगर छोड़ते हैं तो वो जो उस पर चलने वाले जो पीछे के लोग हैं वो उनके लिए खतरनाक होता है। अगर वो बिल्कुल फेयर लिखते हैं तो वो पीछे चलने वाले आदमी के लिए वो रामायण कुरान बन जाता है। लेकिन नौहटिया जी कैसे आप कहेंगे कि अनफेयर है? कैसे कहेंगे? उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, उनके नजरिए, उनके दृष्टिकोण से वो चीजें घटी है। उन्हीं के शासन काल में, उन्हीं के लाइफ के घटना है, जब वो सत्ता में रहे हैं, उन्हीं के टाइम में ये घटनाएं हुई। जब वो पावर में थे, वो मंत्रिमंडल में शामिल थे, तब ये घटनाएं हुई। नहीं तो उन्होंने उसमें जिक्र किया ना, उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया उससे लगा है कि उस वक्त उनकी चीजें नहीं मानी गई। इस दोष में वो शामिल है, अकेले प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं है। इस दोष में वो शामिल है, बराबर के भागीदार हैं। इसलिए ये दोष उन पर भी है और ये उनको लिखना चाहिए कि मैं भी इसमें बराबर का दोषी हूँ। इस किताब में सिर्फ राजीव गांधी गलत थी, बाबरी मस्जिद हत्याकांड गलत थी, शाहबानो कांड गलत था, XYZ जो भी वो गलत था, लेकिन मैं भी उसमें उसके बराबर का दोषी हूं। इनको इस बात को चिंतित करना चाहिए ताकि उनको इस लोगों को समझ में आए भाई एक राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति अपनी गलती को भी बड़े धड़ल्ले से किताब के माध्यम से मिथिलेश जी इस पर मुझे मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरों को भी ये होगा जी सत्य को स्वीकार। नौहटिया जी मिथिलेश जी को सुन लेते हैं, वो भी शायद इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, ये जो पुस्तक आई है एक लंबे समय का अनुभव आया है और आज जो जिस टाइप की वातावरण बनते जा रही है तो इस पर भी हमें थोड़ा अमल करने की जरूरत है। उस पुस्तक को देखें और उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उस पर अनुभव करें, चाहे मंडल की बातें हो या अन्य बातें जितनी भी आई। और आज की जो परिस्थितियां हैं, आज क्या हो रहा है देश में, आज किस टाइप से वातावरण बदलते जा रही है और उस परिवेश में एक किताब आई है। आगे गलतियां जो हुई है या क्या हुआ है उस पर चर्चा जो है हम लोग कर रहे हैं और आने वाली जो आज की तत्कालिक सरकारें हैं, जो केंद्र में बैठी सरकारें हैं, उसकी मोटो क्या है, इन पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आज चर्चा करने की जरूरत है। जब चर्चा कर रहे हैं, पुस्तक तो जो लिखे हैं वो यथार्थ, उन्होंने जो उनके समझ में आई बातें वो विचार अपना रखे हैं और जो यथार्थ घटनाएं घटी और इस घटना के तहत आज की जो प्रवेश में हम लोग की जो वातावरण जो बनते जा रही है, इस पर भी हमें अमल करने की आज जरूरत है और उसे शिक्षा लेने की जरूरत है। हम केवल किताब मान करके और केवल हम उनके गुण दोष को ही केवल हम बखान करें, जो उन्होंने लिखा है हम दोष पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अरे गुण पर भी तो हम दोष पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए, आप कहने के पहले आप कुछ सोचिए हम क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, हम विषय से हम हट करके चर्चा करें। नहीं, आप लौटिए साहब, विपक्ष में नहीं बोल रहे। आप देखिए, हम एक न्यूट्रल आदमी है, हमको, आप एक राजनीतिक आदमी है, आप अभी राजनीतिक भाषा में बात कर रहे हैं, आप एक प्रोफेसर आदमी है। हम ये जानते हैं जो आदमी पाक साक नहीं होगा वो पाक साक नहीं बोल सकता। जो कहीं न कहीं थोड़ी भी किनारे कटेगा तो नहीं, अभी जो तत्कालिक सरकारें चल रही है, तत्कालीन सरकार, नहीं आप उसका भी तो चर्चा करिए। जो आज की तत्कालिक सरकारें हैं, जो जिस इशू पर आज जो चर्चाएं चल रही है, मिथिलेश प्रसाद जी, लेकिन अभी वर्तमान सरकार पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान सरकार पर नहीं, लेकिन हम आज जो किताब आई है मैं उस पर जो है हम अमल तो करेंगे ना। मिथिलेश जी कह रहे हैं कि वर्तमान हालात में जो किताब आई है, वर्तमान हालात में जो किताब आई है, इससे वर्तमान हालात को सुधारने का कोई मौका नहीं इस किताब से मिल सकता।
ये बल्कि इस हालत जो चलिए पूछ गलतियां हुई है लेते हैं, ठीक है। नौहटिया जी आपने कह दिया, नौहटिया जी आपने कह दिया ना, नहीं नौहटिया जी आपने कह दिया कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। नौहटिया जी नहीं ठीक है, आपने बता दिया ना, आपने बता दिया अपना पक्ष। मैं कह रही हूँ हम बाकी लोगों से पैनल में पूछ लेते हैं कि इस किताब से कोई नफा नुकसान दिखे या कुछ नहीं है। मैंने भी गलती किया, मैं गलत का भागीदार हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नौहटिया जी आपने अपना नजरिया रखा ना, इसलिए नहीं है जी जी इनके समय में बार रूम लीक कांड हुआ, क्या वो दोषी नहीं थे? उन्होंने लिखे किताब में, क्यों नहीं लिखे? जब आप डायरी लिख रहे हैं ना, उसको लिखना चाहिए। इन्होंने खुद 2000 करोड़ रुपए का टैक्स में छूट दिया रिलायंस को, क्यों दिए? इनको लिखना चाहिए। हमने इस कारण को नहीं, ये सब चीजें आप ऐसे बात नहीं कर सकते नौहटिया जी। फैक्ट्स पे बात होती है, फैक्ट्स पे बात होती है नौहटिया जी। जी 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 किताब लिख रहे हैं तो आप अपनी पूरी जोर नहीं, ठीक है नौहटिया जी आपने कह दिया ना, आपने कह दिया बहुत संक्षेप में। मैं आप सभी से एक वन लाइनर चाहती हूँ, आप मुझे बताएं मिथिलेश जी, इस किताब से कोई फायदा कांग्रेस को, देश को होने वाला है या नहीं? आपको लगता है कि ये महज एक व्यक्ति के निजी अनुभव है, उसने साझा करने की कोशिश की, बस इस तरीके से इसे देखा जाए? वन लाइनर आपसे। देखिए अनुभव की बात तो देखिए, अनुभव जो उनका था वो लिखे, और जो देश में जो हमें पीछे घटनाएं घटी है उस पर उन्होंने बखान किया है, और इसे शिक्षा लेने की जरूरत है। आने वाली जो सरकार है, जो सरकार अभी तत्कालिक चल रही है, किसी को, किसी राजनीतिक दल को, किसी व्यक्ति विशेष को, देश को, किसी को भी हाँ उस पर अमल करे। आज प्रोफेसर साहब मेरे ख्याल से इसमें देश और उसकी बात नहीं है इंडिविजुअल और पार्टी की, बल्कि देश को, पूरे देश को इससे फायदा होगा। जिस एनवायरनमेंट की ये बात कर रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें हमको बहुत मदद मिलेगी इस किताब को पढ़ के। जी, तो आपको लगता है कि इससे कुछ अच्छा ही होगा, कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पॉजिटिव है बिल्कुल। इलियास मलिक जी, नौहटिया जी मैं आऊंगी आपके पास। इलियास मलिक जी, आपको लगता है किताब बहुत फायदेमंद साबित होगी सभी लोगों के लिए जो इसे पढ़ेंगे, सबक लेंगे, इससे कुछ सीखेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि किताब को देखिए, ऐसा है कोई भी किताब जो आती है, जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ तथ्य होते हैं। ये किताब जो आई है, ये जाहिर सी बात है इतने एक लंबे पीरियड की कहानी है उसमें। जी जी। और एक ऐसे सीनियर आदमी का एक्सपीरियंस भी उसमें है। जी जी जी। तो किताब पढ़ने के बाद ही उसके बारे में ये कहा जा सकता है। जी जी। लेकिन एक नजर में जो चीजें आपने दिखाई, उससे एक बात जरूर निकल के आती है कि भाई जो चीजें निकल के आई हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस नजरिए से देखेंगे तो शायद कुछ अच्छा मिल जाए। बिल्कुल। असगर खान साहब, आप कहें बहुत संक्षेप में। जी, ये हो सकता है। साहब एक पॉइंट अभी इससे पहले कह रहे थे कि साहब ये तो अपने आप दूसरी बारी खेलने के लिए ऐसा करता है। जी, हो सकता है उनको कुछ जाती मफाद भी हो, कहीं ना कहीं उनके जहन में कोई बात ऐसी हो, लेकिन वो चीज हमारा निशाना नहीं है। हमारा, आपका सवाल और हमारा निशाना यही होना चाहिए कि जो किताब इस वक्त का मुद्दा है वो हमारे लिए, हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के लिए और मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए और यहाँ की फिजा के लिए क्या बेहतर हो सकती है या नहीं। तो जो उसमें इशारे हैं और जो तारीख को दोहराया गया है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो मुल्क के लिए और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए और फिजा के लिए बेहतर साबित हो सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमारे साथ मौजूद पैनलिस्ट जो कह रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि इस किताब में कई चीजों का संकेत है। आवश्यकता है कि राजनीतिक दल, वर्तमान सरकारें, भविष्य में आने वाली जो सरकारें हैं, वो इस बात को समझे, महसूस करें कि इस देश में कई ऐसे मसले हुए जिनको लेकर बहुत सा फसाद हुआ, बहुत सी बातें हुई, इनसे सबक लिया जाए, सीखा जाए और कम से कम इन गलतियों को दोबारा दोहराया ना जाए। इसी उम्मीद के साथ कि आगे सब कुछ होगा जो भी इस देश में अच्छा होगा, और कम से कम कुछ ऐसे मसले जो बड़े सेंसिटिव होते हैं उन पर राजनीति नहीं होगी, कोई गलत फैसला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप आए, शिद्दत से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1।